तो जैसे कि हम लोगों ने समझा कि अगर देखा जाए कि डॉलर को लेकर वर्तमान में स्थिति को लेकर क्या-क्या स्थितियां भारतीय संदर्भ में हमें देखने को मिली, तो हम लोगों ने समझा था कि 1947 से लेकर अगर देखा जाए अभी तक के परिप्रेक्ष्य में जो हम पहले एक्सचेंज को लेकर बात करते थे कि एक बहुत बड़ी मिथ्या लोगों के मध्य बनी हुई है कि पहले एक डॉलर एक रुपए के बराबर था। तो ये गलत तथ्य है, क्योंकि डॉलर के परिप्रेक्ष्य में एक्सचेंज इन वैल्यू नहीं हुआ करती थी। ये वैल्यू जो निर्धारित होती थी वो पाउंड पर निर्धारित होती थी, और उस समय अगर देखा जाए तो एक डॉलर 3.3 पाउंड के बराबर हुआ करता था। ठीक है बच्चों, हमारे यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ था, भारत सरकार या हम ऐसे कहें कि आरबीआई के माध्यम से आरबीआई ने जो विनिमय दर प्रणाली को संशोधित किया, धीरे धीरे उसको परिवर्तित किया, वो उसका मुख्य रूप से हमें भाग 1971 में देखने को मिलता है, जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंसिस के अंतर्गत ये निर्धारित कर दिया गया था कि जो एक्सचेंज वैल्यू है जो गोल्ड पर ना होकर करेंसीज पर की जाएगी, और वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए जो डॉलर का या अमेरिका का जो प्रभुत्व था वो यहां से बढ़ गया। तो 1971 के बाद हम अपने बास्केट ऑफ करेंसी के अंतर्गत अगर देखा जाए जो फॉरेक्स के अंतर्गत रखी जाती है, उसमें हमने डॉलर को क्या किया, बढ़ाना शुरू किया, और एक्सचेंज वैल्यू पर अगर देखा जाए डॉलर की स्थिति निकल कर आती है। तो बच्चों यहां से हम समझ सकते हैं कि 1991 में जब यानी 1990 के दशक में भारत में जब आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, तब एक डॉलर अगर देखा जाए 22 रुपए पर था, यानी 22 रुपए 70 पैसे आप मान के चले। और वहीं 2014 के दौरान अगर देखा जाए एक डॉलर अगर हम बात करें 62 रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। ठीक है, तो एक डॉलर यानी 2014 तक आते आते कितना हो गया, औसत रूप से अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, औसत जो उस समय उस वर्ष का बताया गया वो 62 रुपए बताया गया था, 62 रुपए 30 पैसे। जो आज के डेट में अगर देखा जाए बच्चों, आज की तारीख तक अगर हम बात करेंगे तो ये अपने सबसे ऐतिहासिक अगर देखा जाए उच्च स्तर पर है, यानी एक डॉलर अगर हमें खरीदना है तो 90 रुपए हमका हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो याद रहेगा, तो ये इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। ये मिथ्या जो थी वो भी मैंने आपको बता दिया क्या मिथ था इसके परिप्रेक्ष्य में। अब चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि क्या कारण है अगर देखा जाए कि डॉलर का प्राइस हाइक होता जा रहा है। तो डॉलर के संदर्भ में विनिमय प्रणाली को लेकर अगर रुपए की स्थिति को लेकर जो कमजोर स्थिति हमें देखने को मिल रही है, उसके पीछे कुछ वैश्विक स्तर के कारण है, कुछ हमारे घरेलू स्तर के भी कारण है। तो जैसे कि अगर देखा जाए वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए जो हमारे यहाँ पर फॉरेन अगर देखा जाए इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब अगर देखा है संस्थागत विदेशी जो निवेशक हैं वो अपना पैसा क्या कर रहे हैं, भारत से निरंतर निकाल रहे हैं। यानी जो भारत में निवेशक हैं, हमारे जो संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने अपना पैसा निकालना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, एक काफी लंबे समय से पैसा निकाल रहे हैं। तो इससे जो विदेशी मुद्रा का जो प्रवाह है उसमें क्या ही है, कमी। दूसरा बच्चों अगर देखा जाए गत वर्षों के दौरान अगर हम बात करेंगे, भारत का जो व्यापार घाटा है वो लंबे समय से हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है, और इस सिरदर्द में अगर देखा जाए व्यापार घाटे की स्थिति और बड़ी है, क्योंकि भारत और अमेरिका के मध्य जो है व्यापार की जो आयात निर्यात स्थिति है उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है बहुत लंबे समय से। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार को लेकर कोई समझौता ना हो पाना भी एक इसके पीछे कारण रहा है, और भारत का निर्यात अगर देखा जाए कुछ महीनों के दौरान इसमें गिरावट मिली है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में भी क्या है, कमी देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर बच्चों यहां पर आप लोग ये भी ध्यान रखना कि आरबीआई जो हमारे यहां पर क्या करता है, पूरी तरह से रुपए को स्थिरता प्रदान करने की कोशिश करता है, रुपए को स्थिरता प्रदान करने की कोशिश करता है। वो क्या कर रहा है, वो बाजार के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा यहां पर अगर देखा जाए वो इतना ज्यादा नियंत्रण इस पर नहीं लगा रहा। तो आरबीआई के द्वारा अभी बीच में हमको ये देखने को मिला कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई की जो सदस्यगण थे मॉनेटरी पॉलिसी को, उन्होंने कहा कि इसको हम थोड़ा सा क्या छोड़ देते हैं, यानी बाजार की स्वाभाविक चाल पर छोड़ देते हैं, वो स्वतः अपने आप को क्या कर लेगा, स्थायित्व कर लेगा। तो उतना ज्यादा नियंत्रण अभी आरबीआई के माध्यम से भी नहीं लगाया गया, और उसका भी परिणाम एक हमें ये देखने को मिला है। अब चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि रुपए का कमजोर होने से, डॉलर का बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, भारत की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इसके प्रभाव सकारात्मक भी मिलेंगे और इसके प्रभाव नकारात्मक रूप से भी हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब सकारात्मक कैसे मिलेंगे वो समझ लीजिए कि जब भी ध्यान रखना, जब भी अगर देखा जाए रुपए के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, अवमूल्यन जैसी स्थिति होती है, रुपए में गिरावट आती है, डॉलर में अगर वृद्धि होती है, तो इससे क्या होते हैं, निर्यात सस्ते हो जाते हैं। निर्यात सस्ते हो जाने के कारण क्या है, अन्य देशों में इनकी मांग बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में क्या है, निर्यात में वृद्धि होगी। जबकि
डॉलर के सापेक्ष अगर रुपए कमजोर हुआ है तो विदेशी जो वस्तुएं हम लोग खरीदते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में क्या है, आयात में कमी आती है। ध्यान रखना, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या है, आयात में कमी आती है। मैं कच्चे माल को लेकर नहीं कह रहा हूं, जो बनी हुई चीजें हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि ऐसी वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में क्या आती है, उनका मूल्य राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आयात में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। फिर अगर देखा जाए इससे एक लाभ यह भी होता है कि जो विदेशी पर्यटक भारत में भ्रमण करने के लिए आना चाहते हैं वो यहां पर क्या करेंगे, उन्हें लाभ हो जाएगा क्योंकि वो $1 देंगे, 90 रुपए लेंगे और यहां पर ज्यादा खर्च कर सकेंगे, तो पर्यटन सस्ता हो जाता है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना। वहीं नकारात्मक प्रभाव ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं क्योंकि नकारात्मक प्रभाव के कारण पे पहली स्थिति हम देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, जहां वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, अगर देखा जाए उसके लिए हमें क्या चाहिए, कच्चा तेल चाहिए, अगर देखा जाए, है ना, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या अदर जो रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो क्या हो गया, हमारा महंगा हो गया। इसी तरह से भारत अगर देखा जाए वर्तमान में दूसरा बड़ा मोबाइल उत्पादक राष्ट्र हो गया है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अब इस मोबाइल उत्पादन करने के लिए भी या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां पर बहुत सारा रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो हमारे यहां पर जो वस्तुएं या मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिन चीजों का हम कच्चा माल दूसरे देशों से खरीदते हैं वो महंगे हो गए। इसी के साथ हमारी लागत में क्या हो गई, वृद्धि, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया, साथ ही साथ अगर देखा कच्चा तेल, तो परिवहन की लागत बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिक लागत बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को भारत में क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों ऐसे जो लोग जो दूसरे देशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी शिक्षा क्या हो जाएगी, महंगी, क्योंकि उन्हें अब ज्यादा डॉलर यानी ज्यादा अगर देखा जाए रुपए देना पड़ेगा और उन्हें डॉलर कम मिलेगा। इस स्थिति में तो यहां पर शिक्षा क्या हो गई, उनके लिए महंगी। और हम कहीं दूसरे देश में यात्रा करने जाएंगे तो हमारी यात्रा या पर्यटन क्या हो जाएगा, महंगा, जबकि हमारे यहां पर कोई आएगा तो उसका पर्यटन हो जाएगा सस्ता। तो इस तरह की स्थिति यहां पर एक हमें देखने को मिलती है। यहीं पर अगर देखा जाए फिर जैसे जैसे रुपया कमजोर होता है तो जो विदेशी निवेशक होते हैं उन विदेशी निवेशकों का क्या हो जाता है, भारत पर से विश्वास धीरे धीरे कमजोर होता है। तो वो पूंजी का प्रवाह यानी जो भारत में उन्होंने निवेश कर रखा है उसके वे निवेशकों को धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, निकालने लगते हैं। तो पूंजी का प्रवाह, इसे हम क्या कहेंगे, जो करेंसी है उसका आउटफ्लो बढ़ जाता है। जब आउटफ्लो बढ़ जाएगा तो वो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को क्या करेगा, फॉरेक्स को क्या करेगा, कमजोर करेगा। ध्यान रखिएगा। वहीं विदेशी ऋण के बोझ के परिप्रेक्ष्य की स्थिति को हमने समझा कि विदेशी ऋण के बोझ के परिप्रेक्ष्य में क्या, कि हमने समझा कि जैसे हमने कर्ज लिया है तो कर्ज अब हमारे क्या हो जाएंगे, महंगे, क्योंकि हमें विभिन्न देशों को, संस्थाओं को क्या देना पड़ेगा, ब्याज। जब हम उन पर ब्याज देते हैं, उनका पैसा लौटाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, क्योंकि यहां पर रुपया कमजोर हो गया है, डॉलर बढ़ गया है, तो हमें ज्यादा भार उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलते हैं। तो समझ गए, तो ये क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या कारण है, यही है $1 = 90 रुपए की आज की कहानी। ठीक, चलो।